मेरा नाम रोहन प्रताप है। मैं अपने माँ पापा का इकलौता औलाद था। मेरे पापा का बहुत बड़ा कारोबार था। मेरी पापा ने अपनी मेहनत से बहुत सारी फैक्ट्रियां खड़ा की थी और मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था कि मैं उन सारी फैक्ट्रियों को संभाल सकूं। मेरे माँ पापा ने मुझे ऐसी परवरिश दी थी कि मैं अपनी इस कामयाबी के साथ साथ गरीबों की भी मदद करता था। मैं और मेरे पापा मिलकर अपनी सारी फैक्ट्रियों को संभालता था। मैं जो भी कमाता था उसमें से आधा पैसा तो मैं गरीबों में ही बांट देता था। उन गरीबों को देता था जो बहुत ही लाचार हो, बेसहारा हो, जिनका कोई सहारा ना हो। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। उन सबकी दुआओं की वजह से ही शायद मैं इस काबिल बना था। मेरा एक दोस्त था, सोनू। वो मुझसे बस यही कहता था कि तुम अपनी आधा से ज़्यादा दौलत गरीबों में बांट देते हो, तुम्हारे पास क्या बचता है। मैं कहता जो भी बचता है बहुत बचता है। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो भी हो मैं सब गरीबों में बांट दूँ। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। माँ पापा भी बहुत खुश होते हैं। सोनू कहने लगा, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालो, मौज मस्ती करो। क्या हर वक्त सिर्फ काम में ही लगे रहते हो? थोड़ा मौज मस्ती की दुनिया में भी कदम रख कर देखो, बड़ा मजा आता है। वो कहने लगा, यार तू कभी हीरा मंडी गया है क्या? मैंने कहा, हीरा मंडी? ये कहाँ है? वह कहने लगा, हीरा मंडी मुंबई की गलियों में है, जहाँ पर बहुत सी मासूम लड़कियाँ उसमें कैद हैं। बहुत से तो ऐसी हैं जो अपनी हवस को बुझाने के लिए वहाँ पर काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ हैं ऐसी हैं जो मजबूर हैं, लाचार हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो जाता हूँ और खूब ऐश करके आता हूँ। तू कभी जाकर तो देख, वहाँ जाएगा, बहुत मजा आएगा। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम इन पैसों से कितना ऐश कर सकता है, अपनी हर रातें रंगीन कर सकता है। वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। हीरा मंडी जा और हर रोज नई नई लड़कियों को उठा और ऐश करो। क्या तुम भी इतनी बोरिंग जिंदगी गुजारते हो? अपनी जिंदगी को इतना फीका करके मत रखो यार, मस्ती करो, इंजॉय करो। तुम वहां जाकर तो देखो, एक बार जाओगे तो तुम्हें वहां की ऐसे लत लगेगी जैसे वहां से निकलना मुश्किल है। मैंने कहा, क्या तुम भी कैसी बातें करती हो, मैं इनसे दूर ही अच्छा हूँ। वह कहने लगा, तुम बहुत बोरिंग हो, चलो मैं चलता हूँ, अगर कभी मूड करे तो बताना, मिलकर चलेंगे। फिर मैंने कहा, हाँ चलो ठीक है, अगर ऐसा कभी मूड बना तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। सोनू तो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें बुरी बुरी चीज़ों की लत लगी हुई थी। मैं उसे काफ़ी मना करता था, लेकिन वो नहीं मानता था। वो कहते हैं ना, जिसको जिस चीज़ की लत लग जाती है उसको उस चीज़ से छुड़ाना बहुत मुश्किल लगता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे नज़र को आज तक कोई नहीं भाई। माँ तो चाहती कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो मेरे दिल को भाई। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन मैं काम करके घर लौट रहा था। मैं गाड़ी में गाने लगाकर उस गाने में खोया था। तभी मुझे मेरे दोस्त का याद आया कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो हीरा मंडी में मजबूरी में काम करती हैं। हीरा मंडी एक कोठे का नाम था। मैंने सोचा क्यों ना एक बार वहां जाकर देखूं, एक बार तो चल कर देखता हूं। मैं अपनी दोस्त की बातों से हीरा मंडी की गलियों में घुस गया। बहुत ही भीड़ भाड़ इलाका था। मैं ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था और चश्मा लगाया हुआ था। इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर वहां पर जितनी लड़कियां थीं वो हमारी गाड़ी के आस पास आने लगी। कोई कह रही थी कि साहब मेरे साथ चलो, मैं आपको बहुत खुश कर दूंगी, एक बार मेरे साथ रात गुजार कर तो देखो। फिर दूसरी लड़की आई और उसने कहा, साहब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको इतना खुश कर दूंगी कि आप रोज इस मंडी में आना चाहोगे। चारों तरफ से लड़कियों की भीड़ जमा हो गई थी। तभी मेरे गाड़ी के शीशे में एक लड़की का चेहरा दिखा जो बेहद खूबसूरत। उसके चेहरे चमक रहे थे। वह दूध की तरह सफेद थी। आंखों में काजल लगा हुआ था, माथे पर बिंदी लगी हुई थी और बहुत ही मासूमियत से खड़ी थी। मैं अपने गाड़ी से उतरा, सभी लड़कियां मुझे खींचने लगी। मैंने उन सबको मना किया और उस लड़की के पास में चला गया। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। मैंने उसे इशारा किया
कि तुम इधर आओ। वह डरी सहमी मेरे पास आई और कहने लगी, साहब क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैंने कहा कि हाँ, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह बहुत खुश हो गई थी। वो कहने लगी, साहब क्या मैं आपको पसंद आई हूँ? मैंने कहा, हाँ तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, चलो मेरे साथ। मैंने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो बहुत ही मासूमियत के साथ गाड़ी में बैठ गई। मैं भी गाड़ी में बैठ गया और उस मंडी से बाहर निकलने लगा। रास्ते में मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, साहब मेरा नाम सोनिया है। मैंने कहा कि तुम यहाँ कैसे आई हो? वो कहने लगी, साहब मेरी माँ बहुत बीमार है। वह हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे उसकी जान बचाने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। जब तक मैं 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा ना कर दूँ, मेरी माँ का इलाज नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बहुत विनती की। मैंने कहा कि मेरे माँ का इलाज कर दे, मैं पैसे जमा कर दूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं बहुत सारी ऐसी जगह पर गया, पर मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। मेरे रिश्तेदार हमसे मुंह फेर लिए, मेरे अपने हाथ पीछे कर लिए। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। साहब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब चाहो तो मुझे उम्र भर के लिए अपने पास रख लो। मैं आपको बहुत खुश करके रखूँगा। आप जो बोलोगी, आप जैसे बोलोगे वैसा करूँगा। बस आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मैं अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पापा इस दुनिया में नहीं है। मेरा एक ही सहारा मेरी माँ है। मैं उसकी बातें सुनता जा रहा था। मैंने मुस्कुरा दिया और कहा, अच्छा तो तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर भी रह सकती हो? वह कहने लगी, हाँ साहब। उससे बातें करते करते मैं कब फार्म हाउस पहुँच गया, पता ही नहीं चला। गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो मैं उसे अपने फार्म हाउस ले आया। मैंने अपने घर में फ़ोन करके कह दिया था कि आज रात में फार्म हाउस में रुकूंगा। मैं घर नहीं जाता तो माँ काफ़ी परेशान हो जाती है। इसलिए मैंने माँ पापा को फ़ोन करके बता दिया कि आज मैं फार्म हाउस में वक्त गुजारना चाहता हूँ। रात के 10 बज चुके थे। मैंने सोनिया से कहा, तुम परेशान ना हो, तुम आराम करो। वैसे तुम एक रात की कितने पैसे लेती हो? उसने कहा कि साहब ये मेरा पहला दिन था। मुझे आपसे पहले किसी ने मर्द छुआ नहीं है। आप पहले मर्द हो जो मुझे हाथ लगाओगे। मैंने आज तक किसी के साथ रात नहीं गुजारी है। साहब आप जितने दिन के लिए चाहें मुझे अपने पास रख सकते हो। बस मेरी माँ का इलाज करवा दो। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवा दूंगा। वह बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वह लड़की मुझे बहुत ही गौर से देखने लगी। वह कहने लगी, साहब आपने अपना नाम नहीं बताया? मैंने उसे कहा कि मेरा नाम सोनू प्रसाद है। वह कहने लगी कि साहब यहाँ पर तो लोग अकेली लड़की को देखकर नोचने लगते हैं। आपने मुझे अपने इतने बड़े घर में लाया, मुझे इतनी इज्जत दी और मुझे खाने के लिए भी पूछा। आजकल कोई वैश्य को इतनी इज्जत कौन देता है? सब अपने काम निकालते हैं और उसे चलता कर देते हैं। मैंने तो वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं, उनमें से कुछ लड़कियों ने मुझे बताया था कि इस काम के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं कि तुम्हें ऐसे नोच खाएंगे जैसे वो इंसान नहीं भेड़िया हों, और कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएगा। वह जितने पैसे देगा उन पैसों को पूरी पूरी वसूल करेगा। मैंने कहा उसे, देखो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को लेकर आता हूँ। मैंने अपने नौकर से कह दिया कि वो कुछ खाने के लिए लेकर आ जाए। तब तक मैं उस लड़की से बातें करने लगा। वह लड़की वाकई में बहुत ही बेबस और मजबूर थी। मैंने उससे उसकी माँ का हॉस्पिटल का पता पूछा। उसने मुझे बताया तो मैंने डॉक्टर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उसकी माँ का इलाज शुरू हो गया। मैंने इस लड़की को तसल्ली दी। मैंने कहा कि तुम्हारे माँ का इलाज शुरू हो गया है, ये लो तुम खाना खाओ। उस लड़की की आंखों में तो आंसू भर गए। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरे पैरों में गिर गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? क्या हो गया है तुम्हें? वह कहने लगी, साहब मुझे माफ़ कर दो साहब, आप यहाँ से भाग जाओ, हम यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा कि हुआ क्या है? वह कहने लगी, साहब बस मैं कह रही हूँ, आप मुझे यहाँ से ले चलो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मैंने कहा कि तुम बताओ तो हुआ क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा कि साहब अगर हम दोनों यहाँ से नहीं निकले तो हम दोनों की जान का खतरा है।
आपके साथ साथ वो लोग मुझे भी मार देंगे। मैंने कहा कौन लोग, क्या नाम है उसका? वह कहने लगी पहले हम यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो गाड़ी में बैठो। हम गाड़ी पर बैठ गए, वहाँ से निकलने लगे। तभी मैंने देखा मेरे गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं जल्दी से गाड़ी को भगाया और चकमा देकर दूसरे बंगले में उस लड़की को लेकर चला गया। मैंने कहा ये सब क्या था और तुम कौन हो और कौन लोग थे जो मुझे मारते? वो कहने लगी साहब मुझे नहीं पता है वो कौन लोग हैं और आपको क्यों मारना चाहते हैं। मैं बहुत ही बेबस लड़की हूँ, मैं मजबूर हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने आपसे झूठ कहा कि कोठे में मेरा पहला दिन है। मैं इस कोठे में काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस उम्र में मैं कभी ऐसा काम करूँगी, लेकिन हालात इंसान को हर चीज़ करने पर मजबूर कर देता है। मेरे साथ कई मर्द रात गुजार चुके हैं, लेकिन ये सच है मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं इस गंदी जगह में कभी पाँव भी नहीं रखती, लेकिन मेरी माँ को इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि मुझे इस जगह पर आना पड़ा अपनी माँ के लिए। मैं अपनी माँ का इलाज कराने के लिए मैं हर मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। जो भी मुझे खरीदता था उनसे मैं भीख मांगती थी। मैं कहती थी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी माँ का इलाज करना है, मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता था। कुछ पैसे देकर जाते और मेरे साथ रात गुजारते। एक दिन मेरे पास एक ऐसा लड़का आया जो 27-28 साल का नौजवान मर्द था। जब उसने मेरे साथ रात गुजारना चाहा तो उससे भी मैंने मिन्नतें की कि साहब आप जितनी चाहें रातें मेरे साथ गुजार लेना, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हैं? उसने कहा 5 लाख क्या, तुम जितना बोलो मैं उतना दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा कैसा काम? उसने आपकी तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो, तुम्हें इसको फंसाना होगा। तुम इसको अपनी जाल में फंसा लो और इसको ऐसा फंसाना कि ये सारी उम्र जेल में सड़ता रहे। तो मेरा काम कर दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा साहब ये कहाँ मिलेंगे, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? वह कहने लगा वो सब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। मुझे नहीं पता मगर ऐसा ही हुआ, आप खुद चलकर मेरे पास आए। मैंने उसकी बात मान ली। मुझे नहीं पता वो कौन था और आपसे उसकी क्या दुश्मनी है। उसने मुझे अपना नंबर दिया था, पर आप जब मंडी में आए तो मैं मासूम बनने की नाटक करने लगी, क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम्हारी और कोई भी खींचा चलाएगा, बस तुम इंतज़ार करना, वो आदमी तुम्हारे पास खुद आएगा। और ऐसा ही हुआ। आप इन बदनाम गलियों में घुस आए और आपने मुझे देखा और मेरी और खींचा चलाए। जब मैं आपसे मिला, आपसे बात किया, तो मुझे पता चला कि आप बहुत ही नेक इंसान हो। कोई इंसान आपके साथ ऐसा कैसे गलत कर सकता है? शायद जो इंसान आपको मारना चाहता है वो आपकी शान शौकत से जलता है। मैं उनसे फ़ोन पर बातें करती हुई सुनी थी। वो फ़ोन पर किसी को कह रहा था बहुत बड़ा दानी बना फिरता है, उसकी सारी अकड़ जेल में निकल जाएगी। ये लड़की जो भी कुछ कह रही थी मैं उसकी बातों को समझ चुका था। ये कोई और नहीं, ये मेरा कजन हो सकता है, मेरा चाचा का लड़का रोहन। वो बचपन से ही मुझसे चिढ़ता था, मेरी बराबरी करना चाहता था। मैंने उसे समझाया कि मेरा जो भी कुछ है वो तुम्हारा है, तुम चाहो तो किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकते हो, लेकिन उसे मालिक बनने का शौक था। मैं इसकी बातों को समझ चुका था, मुझे वही मारना चाहता था। खैर ये लड़की रोने लगी, मेरे पैर पड़ने लगी, माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी साहब मुझे माफ़ कर दो, आपका दिल बहुत बड़ा है, मेरी एक कहा पर आपने मेरी माँ का इलाज शुरू करवा दिया। आपसे बड़ा तो दयालु इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। आप जैसा इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। साहब आप मुझे जैसा बोलोगे वैसा करूँगी। आप चाहो तो ज़िंदगी भर के लिए मुझे नौकरानी बना कर रख लो, मैं आपको हर रात खुश कर दूंगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्शी है। मैंने कहा कि फ़िलहाल तुम आराम करो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगा। वह बिस्तर पर सो गई और मैं बाहर जाने लगा। तभी वो लड़की कहने लगी साहब आप चाहो तो मेरे करीब आ सकते हो, आपका पूरा हक है, आपने मुझे बहुत भारी कीमत दी है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ तुम आराम से सो जाओ, मैं बाहर सो रहा हूँ। लड़की बिस्तर पर लौट गई। मैं लाइट बंद करने ही वाला था कि उसकी चेहरों की रोशनी मेरी आंखों में समा गई। उसका चेहरा चमक रहा था। वो इतनी खूबसूरत कमसन लड़की थी कि उसकी और कोई भी खींचा चला आता। सोते हुए वे बहुत ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी।
मेरा दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था। मैं लाइट बंद कर दी और मैं बाहर हॉल में सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो लड़की उठकर बैठी हुई है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ। वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैंने उसे अस्पताल में छोड़ दिया। वो कहने लगी साहब मैंने उन लोगों का काम नहीं किया। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। वो लोग हमें जान से ना मार दे, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। मुझे खुशी होगी कि मैंने एक नेक इंसान की मदद की है। मैंने इसे तसल्ली दी और मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जानता हूँ वो लोग कौन थे। वो लोग तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम बेफिक्र होकर अपनी माँ के पास रहो और तुम्हें उन बदनाम गलियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितनी भी पैसे की ज़रूरत हो तुम मुझसे ले लेना। आज के बाद तुम उस कोठे में काम नहीं करोगी। सोनिया ने मुझसे वादा किया कि वो आज से कभी तक इस बदनाम गलियों में कदम नहीं रखेगी। वो कहने लगी अब मुझे उस बदनाम गली की ज़रूरत नहीं है। साहब मेरी माँ की बीमारी की वजह से मैंने उस कोठे में कदम रखा था, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं चलता हूँ। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं हॉस्पिटल से सीधे निकल आया और अपने कज़न रोहन से मिलने आ गया। मुझे पता था रोहन कहाँ मिलेगा। वह एक नंबर का अय्याश था। मैं जब उससे मिला तो वो नशे में धुत था। वह मुझे देखकर डर गया। मैंने कहा रोहन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह गुस्सा करने लगा, कहने लगा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम तो कितने फैक्ट्रियों के मालिक हो। जाओ अपनी नवाबियों दूसरे की तरह दिखाना। मेरे पास तुम अपनी नवाबी मत दिखा। वह चिल्लाने लगा। मैंने कहा शांत हो जाओ। मुझे पता था रोहन गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन मैंने उससे बहस करना सही नहीं समझा। मैंने कहा रोहन मैंने तुम्हें कभी मना किया है? तुम्हें जो चाहिए मैंने हमेशा कहा है। तुम्हें जो चाहिए मुझे मांग सकते हो। मैं तुम्हें खुशी से दूंगा। लेकिन तुम ये जो हरकत कर रहे थे तुम्हें पता है तुम जिंदगी भर जेल में सड़ सकते हो। मेरे एक इशारे पर तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजार सकते हो। वह कहने लगा मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा मुझे जो करना है वो कर लूँ और तुम ये सब करते फिरोगे? तुम लड़कियों को इस्तेमाल करोगे मेरे खिलाफ। रोहन मुझसे नजरें चुराने लगा। वो कहने लगा मैंने उससे कुछ भी नहीं किया है। मैंने उससे कहा मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होगी। अगर तुम आज के बाद ऐसा करोगे तो समझ लेना तुम्हारी आगे की जिंदगी जेल में गुजरेगी। मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं किया। मुझे पता था कि अब वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं वहाँ से उनसे मिलकर निकल आया और अपने कामों में बिजी हो गया। धीरे धीरे समय इसी तरह गुजर रहा था। इस बीच मुझे अचानक से मेरी आंखों के सामने सोनिया का चेहरा नजर आने लगा। मैं अपनी धुन में गाड़ी चलाए जा रहा था। अचानक सोनिया की बातें मेरे कानों में गूंजने लगा। वह कितनी मासूमियत से कह रही थी कि वह पूरी जिंदगी मेरे साथ नौकरानी बनकर गुजार देगी। वह वाकई बहुत मासूम लड़की थी। इतनी कम उम्र में उसे ऐसी जगह जाना पड़ा जहाँ पर एक लड़की को जाने के लिए 1000 बार सोचने पड़ेंगे। शिवानी लगभग 20 साल उम्र की थी। उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने फौरन से गाड़ी का ब्रेक मारा और गाड़ी को घुमाया और सीधे मैं हॉस्पिटल में चला आया। मैं अस्पताल में पता किया तो सोनिया अस्पताल में नहीं थी। सोनिया की माँ ठीक हो चुकी थी, इसलिए सोनिया अपने घर चली गई थी। मैंने सोनिया का डिटेल्स निकाला और उसके घर पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे नमस्ते किया और मैंने पूछा माँ जी क्या ये सोनिया का घर है? वह कहने लगी हाँ बेटा, पर तुम कौन हो? मैंने कहा कि मेरा नाम सोनू प्रताप है। मेरा नाम सुनते ही वो औरत कहने लगी बेटा बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आओ। मुझे पता है तुम्हारे बारे में सोनिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने ही मेरे इलाज के पैसे दिए थे। मैं तुम्हारा बहुत ही एहसानमंद हूँ। माँ जी ने अपना हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा माँ जी ऐसा मत कीजिए, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैंने कहा सोनिया कहाँ है, आप मुझसे बुला दें। माँ जी मुझे एक कमरे में बिठा दी। थोड़ी देर के बाद सोनिया आई। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगी साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, बस सोचा ऐसे ही तुमसे मिल लेता हूँ। मैं हॉस्पिटल गया था पर तुम वहाँ नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसकी माँ ठीक है, इसलिए मैंने छुट्टी दे दिया है। तो मैं मिलने के लिए आ गया। क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था? तभी सोनिया कहने लगी नहीं साहब, आपकी जब मर्जी आप हमारे घर आ सकते हैं। अब में कोई एतराज़ नहीं, पर अच्छा नहीं लगता आप इतने बड़े हो और हम इतने छोटे लोग क्या कहेंगे? आप बदनाम हो जाएंगे। मैंने कहा सोनिया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बदनामी से नहीं डरता और ये सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है।
वह कहने लगी, साहब माँ की दवाई का वक्त हो रहा है, मैं उन्हें दवाई देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, जल्दी आना। थोड़ी देर के बाद सोनिया मेरे पास आई और कहने लगी, साहब जी मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वह कहने लगी, हाँ। तो मैंने कहा, बताओ यहाँ मैं क्यों आया हूँ। उसने कहा, आपको मुझसे कुछ चाहिए ना। उसने इतनी मासूमियत से के साथ मुझसे ऐसा कहा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोनिया ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं 38 साल का नौजवान मर्द था। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा, वही जो मर्द एक औरत के साथ करना चाहता है। अगर आप मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ सो रही है, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मैंने कहा, सोनिया पागल मत बनो, मैं तो बस तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने के लिए आया था। चलो मैं चलता हूँ। वो मुस्कुराने लगी और मुझे एंड तक देखने लगी। मैं जाने ही वाला था कि अचानक मौसम खराब हो गया। इतनी तेज बारिश, चारों तरफ अंधेरा छा गया। माँ जी कहने लगी, बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ, मौसम बहुत खराब हो चुका है, ये घर तो तुम्हारे लायक नहीं, पर अगर तुम इसे लायक समझते हो तो यहाँ रुक जाओ, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। माँ जी बहुत जिद करने लगी। सोनिया भी कहने लगी, साहब रुक जाइए, सुबह चले जाना। उसके कहने पर मैं रुक गया। सोनिया ने मेरे लिए रोटियां बनाकर लाई। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। घर काफ़ी छोटा था, 2 ही कमरा था। एक कमरे में मैं सो गया और माँ जी सोनिया एक कमरे में सो गए थे। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं करवटें ले लेकर सोने की कोशिश कर रहा था। रात के 12 बज चुके थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर सोनिया खड़ी थी। वह कमरे के अंदर आ गई। उसने दरवाज़ा लगा लिया। मैंने कहा, सोनिया तुम क्या कर रही हो। वो कहने लगी, साहब जी आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो और मेरा दिल क्यों आपके लिए धड़कता है, और मेरा दिल क्यों आपके लिए धड़कता है। मेरा दिल आपका साथ चाहता है, मेरा दिल आपके सीने से लगना चाहता है। ऐसी बातें कर रही थी, मेरा दिल भी धड़कने लगा। मैंने कहा, सोनिया तुम जाओ यहाँ से। उसने कहा, नहीं साहब जी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इतना कहकर वो मेरे सीने से लिपट गई। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की मगर वो मेरे सीने से लिपट गई थी। मैं भी अपना होश खो बैठा था। वो मेरी बाहों से लिपट चुकी थी। धीरे धीरे मैं उसे बिस्तर पर ले गया और जो मैं नहीं करना चाहता था वो हमारे बीच में हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं सोनिया को अपने बाहों में पाया। मैं सोनिया से माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, सोनिया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था। मैं बहक गया, तुमने भी मुझे नहीं रोका। सोनिया कहने लगी, साहब मैं खुद को कैसे रोक सकती थी। मुझे जो आपके बाहों में सुकून मिला, आज तक वो सुकून मुझे किसी में नहीं मिला। मैंने कहा, चलो अच्छा ठीक है, अपना और माँ जी का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। मैं वहाँ से निकल आया। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजर रहा था। अब मुझे शिवानी से रोज़ मिलने की बेचैन होने लगी थी और जब मैं शिवानी से मिलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी मासूमियत, उसकी बात करना मुझे बहुत पसंद था। वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। शायद मुझे सोनिया से मोहब्बत हो चुका था। मैं सोनिया से प्यार करने लगा था। अब मैं रोज़ाना सोनिया से मिलने के लिए जाता था। सोनिया भी बहुत खुश होती थी। अब मैं सोच लिया कि सोनिया को अपनी दिल की बात कह दूंगा। मैं उससे कह दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं सोनिया जी के घर गया और माँ जी से कहा, मैं सोनिया का हाथ थामना चाहता हूँ। सोनिया का माँ कहने लगी, बेटा हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें उस लायक समझते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी बेटी का किस्मत बहुत अच्छा है जो इससे तुम मिल रहे हो। लेकिन सोनिया कहने लगी, नहीं साहब जी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं वो लड़की हूँ जो बदनाम गलियों से जुड़ी हुई है। मेरे साथ कई मर्द रात गुजार चुके हैं। आप इतने बड़े लोग और आप मुझसे शादी करेंगे तो आप पर उंगली उठेगी। मैंने कहा, सोनिया तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत है नहीं है, बस मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने सोनिया का हाथ थामा और मैंने कहा, माँ जी मैं आपको आपके साथ लेना चाहता हूँ। लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। मैंने उससे बहुत ज़िद किया लेकिन वह नहीं मानी। माँ जी के साथ मैंने एक नौकरानी को लगवा दिया और नौकरानी 24 घंटे माँ जी के साथ ही रहती। मैं सोनिया को अपने घर लेकर आ गया और अपने माँ पापा को सोनिया से मिलवाया। मैंने कहा, पापा मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूँ। सोनिया बहुत ही गरीब लड़की है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, बस इसकी माँ है। मेरी माँ को कोई एतराज़ नहीं था और पापा को भी कोई एतराज़ नहीं था। माँ पापा दोनों खुश हो गए थे। माँ को सोनिया बहुत पसंद आई थी। सोनिया के माँ ने मुझे एक लॉकेट पहनाया जो सोनिया के पापा का था।
घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं मंडप में सोनिया का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद सोनिया को लाया गया। सोनिया लाल रंग के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे। फेरों के लिए हम खड़े हो चुके थे। मैं सोनिया को मांग भरने ही वाला था कि तभी रोहन मंडप में नशे के धुत में आया और वह सबके सामने सोनिया को वेश्या कहने लगा। वह कहने लगा, देखो बड़े लोग कैसे होते हैं, ये तो एक वेश्या से शादी कर रहा है। सभी लोग देख लो, ये एक वेश्या है जो कई मर्दों के साथ अपनी रात रंगीन कर चुकी है। ये तो एक वेश्या के साथ शादी कर रहा है, एक वेश्या को अपनी पत्नी बना रहा है। रोहन की ऐसी बातें सुनकर मेरे शरीर में पूरी सनसनी आ गई थी और मैंने अपने गुस्से में काबू नहीं कर सका और मैंने जो कभी नहीं किया था वो कर बैठा। मैंने रोहन पर हाथ उठाया और उसको मार मार कर बेहाल कर चुका था। बीच में पापा आ गए। चाचा कहने लगे, छोड़ दो, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। मैंने कहा, इसे कहो कि वो अपनी जुबान बंद रखे, ये ऐसी बदतमीजी दोबारा नहीं करे। लेकिन वो कहने लगा, हाँ हाँ कर लो एक वेश्या से शादी, लेकिन ये भी सुन लो इसके साथ मैं भी रातें गुजार चुका हूँ। तुम ऐसी लड़की का अपना हाथ थामने जा रहे हो। रोहन अपनी मुंह नहीं बंद कर रहा था। ये सुनकर मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं रहा। अगर सोनिया बीच में नहीं आती तो मैं उसे जान से मार देता। सोनिया बीच में आने लगी और मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि उसे छोड़ दो। वह झूठ नहीं बोल रहा, उसकी एक एक शब्द में सच्चाई है और सच्चाई तो आखिर छुप नहीं सकती कि मैं एक वेश्या हूँ और वेश्या की जगह ऐसी समाज में नहीं होती। मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़े बड़े सपने देख बैठी। मुझे ये सपने देखने का कोई हक नहीं है। ऐसे सपने सपने ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में अच्छे नहीं लगती। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो, तुम वेश्या नहीं हो, तुम सोनू की एक होने वाली पत्नी हो। वह कहने लगी, नहीं, आप एक फरिश्ता हो और आपके नसीब में मेरी जैसी लड़की नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर सोनिया मंडप से जा चुकी थी। सारे मेहमान, सारे लोग अपने घर जा चुके थे। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पापा को भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन माँ मेरी थोड़ी नाराज हो गई। वो कहने लगी, अगर बात ऐसी थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि वह कैसी लड़की है। तुमने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। अगर तुमने पहले बताया होता तो ये सब ना देखना पड़ता। अब तुम्हारे बाहर में भी बदनामी हो गई है। कितना नाम और इज्जत है तुम्हारा, सब खाक में मिल गए। मैंने कहा, माँ सारी दुनिया वाले कुछ भी कहे, मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे ही अपना पत्नी बनाऊंगा। मैं घर से निकल गया और सोनिया के घर गया। सोनिया के घर के बाहर बहुत भीड़ जमी हुई थी। मैं इस भीड़ में गया तो पता चला सोनिया की माँ नहीं रही, वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सोनिया अपनी माँ की सिरहानी में बैठकर रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दिया। मैंने कहा, सोनिया मैं हूं ना तुम्हारे पास। दुनिया वाले कुछ भी कहे, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाऊंगा। लेकिन सोनिया ने मेरे हाथ को छुड़ा दिया। वह कहने लगी, नहीं, मेरे किस्मत को कोठे रोशन करने की है, कोठे में ही अच्छी लगूंगी। सोनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया और वह खुद उस बदनाम गलियों में फिर से लौट गई। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लूं और मैं उसे भूल जाऊं। पर यह कैसे हो सकता है? मैं उससे कैसे भूल सकता हूं? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैं अब किसी और से शादी कैसे कर सकता हूं? दोस्तों, अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या सोनिया को भूल जाना चाहिए या फिर किसी और लड़की को देखकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दिल से लाइक करके इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।